फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसका नाम है एकदिष्ट उपानुक्रम प्रमेय अर्थात मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, ये एग्जाम में अवश्य आ सकता है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों एक और खास बात, हम इस थ्योरम का बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में लिखा हुआ प्रूफ हम देखेंगे। ठीक है, बहुत ही काफी आसान भाषा में इसको लिखा गया है। साथ ही साथ इसे भले ही आप इंग्लिश में लिखा हुआ देख रहे हैं, परंतु आप चिंता न करें, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा समझाते समय, तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को शुरू करते हैं। तो मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, यानी कि प्रत्येक अनुक्रम का एकदिष्ट उपानुक्रम अवश्य होता है। यानी कि एवरी सीक्वेंस हैज मोनोटोनिक सबसीक्वेंस, हर अनुक्रम एक एकदिष्ट उपानुक्रम अवश्य रखता है। मतलब कम से कम एक एकदिष्ट उपानुक्रम अवश्य रखता है। एक से अधिक भी रख सकता है, लेकिन कम से कम एक एकदिष्ट उपानुक्रम तो वो अवश्य रखता ही रखता है। ठीक है, तो ये एक जबरदस्त थ्योरम है दोस्तों। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। मान लीजिए ऐसे एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक शब्द आता है पीक्स, ठीक है, इसका अर्थ ये होता है शिखर। अब पिछले वीडियो आप में हमने देखा था कि पीक क्या होता है अर्थात शिखर क्या होता है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से अनेक सारे एग्जांपल्स के साथ इसको समझाया गया है कि पीक अर्थात शिखर क्या होता है। किसी भी सीक्वेंस का पीक वो टर्म होता है जिसके बाद आने वाले सारे टर्म्स उस टर्म से क्या हो, छोटे हो। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू हो। तब ऐसी स्थिति में वो टर्म कहलाता है पीक। यानी ऐसा टर्म कहलाता है पीक कि उसके बाद कोई भी ऐसा टर्म न हो जो उससे बड़ा हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सीक्वेंस यहाँ पे लेते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब चलिए इसमें का कोई भी एक टर्म पकड़िए आप, मान लो ये, ठीक है। अब ये 1/2 के बाद क्या कभी कोई ऐसा टर्म आएगा कि इस सीक्वेंस में जो इस 1/2 से भी बड़ा होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इस 1/2 के बाद ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो 1/2 से बड़ा हो। इसका मतलब 1/2 इस सीक्वेंस का एक पीक है। तो आप कहेंगे सर 1/3 ये भी तो एक पीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा टर्म नहीं आएगा जो 1/3 से बड़ा हो। तो इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे कि पीक किसको बोलते हैं। किसी भी सीक्वेंस में ऐसे टर्म को कहेंगे पीक कि उसके बाद आने वाले टर्म्स में से कोई भी टर्म्स ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी टर्म्स ऐसा न हो जो उस टर्म से क्या हो, बड़ा हो। उस टर्म से छोटे हो सकते हैं, उस टर्म के इक्वल दिख सकते हैं, लेकिन उससे बड़े नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस टर्म को क्या कहते हैं, पीक। जैसे इस सीक्वेंस पे हर टर्म पीक है। अगर मैं इस सीक्वेंस को लूं 1, 2, 3, 4, इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म पीक नहीं है, क्योंकि जैसे आप किसी को भी बोलोगे कि सर ये पीक है क्या, तो इसके बाद आने वाले सारे टर्म्स इससे बड़े हैं, तो पीक नहीं है इसलिए। ठीक है तो चलिए, तो यहाँ पे हम दो केस की बात करेंगे। पहला केस ये रहेगा कि मान लो सीक्वेंस इन्फिनिट नंबर ऑफ पीक्स रखता है, यानी कि उस सीक्वेंस के अनंत संख्याओं में क्या है, पीक्स है, अनंत संख्याओं में शिखर है। और मान लो ये सब लोग कौन है, पिक्स है, SM1, SM2, SMK, इसी तरीके से आगे चलते जा रहे हैं। ये सब कौन है, पिक्स है ना भाई, SM1, SM2 एंड सो ऑन। फिर क्या है, फिर SMK, और भी ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। ये इन्फिनिट नंबर ऑफ पिक्स है, जहां M1 छोटा है M2 से, M2 छोटा है M3 से, इस तरीके से आगे चलते जा रही है। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है पिक्स की। जैसे ये पिक है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद आने वाले सारे टर्म्स इससे छोटे या बराबर होंगे, इससे बड़ा नहीं होगा। तो ये जो है इसके बाद आता है ये टर्म, क्यों? देखो क्योंकि M1 से बड़ा है M2। भाई सीधी सी बात है, 5 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 7, तो ऑब्वियस सी बात है कि S5 पहले आएगा, S6 बाद में आएगा, S7 उससे और बाद में आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ SM2 SM1 के बाद आएगा, उसके बाद मतलब इस तरीके से ये टर्म्स आते जाएंगे, क्योंकि देखो M2 M1 से बड़ा है, जैसे 6 5 से बड़ा है, तो इसलिए S6 S5 के बाद आता है, S7 S6 के बाद आएगा। तो उसी तरीके से आप ऐसा समझिए कि M2 M1 से बड़ा है और इसी तरीके से आगे चलते जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि SM2 SM1 के बाद आएगा,
फिर उसके बाद वो ऐसे करके आगे चलते जा रहे हैं। और जैसे ये पीक है, ये पीक है, इसका मतलब इसके बाद आने वाले सारे टर्म्स इससे छोटे या बराबर है, इससे बड़ा नहीं है, इसलिए SM2 SM1 से छोटा या बराबर होगा। ये भी पिक है, तो ये भी अपने बाद आने वाले सभी टर्म से बड़ा या बराबर होगा, है ना भाई, छोटा नहीं होगा। यानी कि या यूं कहिए कि इसके बाद आने वाले सारे टर्म्स इससे छोटे या बराबर है, या ये कहिए कि ये अपने बाद आने वाले सभी टर्म से बड़ा या बराबर है, जैसा भी आप समझे। बस पिक की डेफिनेशन आपके माइंड में सही तरीके से बैठनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाला टर्म SM3 है, तो वो भी एक पिक है, तो वो भी अपने बाद आने वाले सभी टर्म से बड़ा या बराबर होगा, किसी भी टर्म से वो छोटा नहीं होगा। या यूं कहिए कि बाद के आने वाले सारे टर्म्स उस SM3 से क्या होंगे, छोटे या बराबर होंगे, है ना भाई। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। तो इस तरह से आपको क्या मिला, ये कौन है, SM1 SM2 का एक आपको देखो डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया। देखो SMK करके हम उसको यहाँ पे डिनोट किए, द सीक्वेंस ऑफ पिक्स। ये जो पिक्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं का आपने यहाँ पे सीक्वेंस तैयार किया, SMK कह दिया, जहां पे K बिलोंग्स टू N, और ये डिक्रीजिंग है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज कम होती जा रही है, ये इससे छोटा है बराबर, वो इससे छोटा है बराबर, इस तरीके से चलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, है ना भाई। जैसे ये इससे छोटा है बराबर, इसके बाद वाला इससे छोटा है बराबर, फिर इसके बाद वाला इससे छोटा है बराबर, तो इस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो ये एक सब सीक्वेंस तैयार हो गया हमारा, SM का सब सीक्वेंस तैयार हो गया। और कैसा सब सीक्वेंस है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है ना भाई। तो जब इनफिनाइट नंबर ऑफ पिक्स अपने को अगर मिले हैं, ये मतलब अगर मान लो वो सीक्वेंस इनफिनाइट नंबर ऑफ पिक्स रखता है, तब ऐसी स्थिति में वो जो पिक्स है वो अपने आप में एक सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, है ना भाई, जो कि SM का सब सीक्वेंस है, और एक ऐसा सब सीक्वेंस है मोनोटोन डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। ठीक, तो इजीली अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। मान लीजिए सीक्वेंस फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्स को रखता है, परिमित संख्या में शिखरों को रखता है, अब क्या होगा। तो मान लीजिए कि उसके SM1 SM2 SM3 SMR तक के ये पूरे के पूरे R नंबर ऑफ पिक्स है, R नंबर ऑफ शिखर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, जब M1 M2 M3 इस प्रकार से है, इसका मतलब ये टर्म पहले आया है, ये टर्म बाद में आया है, ये टर्म उसके बाद आया, इस तरीके से है ना भाई। और ये अपने आप में ये सब लोग कौन है, पिक है, यानी इन दोनों की तुलना करोगे तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पिक है, ये वाला पिक इसके बाद वाला पिक है। तो पिक की डेफिनेशन के अनुसार ये सदैव इससे क्या रहेगा, बड़ा या बराबर रहेगा, ये इससे सदैव क्या रहेगा, बड़ा या बराबर। जैसे इस तरीके से यहाँ पे हुआ वैसे ही, है ना भाई। ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ये इससे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब लोग पिक है, और ये इसका क्रम है, ये पहले आता है ये बाद में आता है, क्योंकि जैसा रिलेशन इनमें रहेगा, जैसे M1 के लिए 5 6 7, तो SM5 पहले आएगा, SM6 बाद में आएगा, तो ये भी पिक है, ये भी पिक है, तो ये अपने बाद आने वाले सभी टर्म से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये डिक्रीजिंग होते 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 ये सबसे छोटा टर्म हमको मिलेगा। ऐसी वाला सीक्वेंस यहाँ भी बनेगा, जिस तरीके से सीक्वेंस यहाँ बने ना, इस तरीके से यहाँ भी बनेगा, परंतु फर्क किस बात का, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे जो टर्म्स है फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्स है, तो ये R नंबर ऑफ पिक्स तक का एक आपको घटता हुआ एक क्रम मिलेगा, यानी कि सबसे कम वैल्यू वाला ये होगा पिक SMR। SMR इज द लीस्ट पिक, सबसे कम मान वाला, सबसे कम वैल्यू वाला पिक ये होगा, यानी और इसके बाद कोई पिक नहीं है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्स रख रहा है, तो हमने माना R नंबर ऑफ पिक्स है, तो SMR जो है वो अंतिम पिक है, यानी उसके बाद पिक नहीं है। अब सुनिए, अब ध्यान से समझिए, यदि इस MR+1 को मैं ले लूं, यानी कि ये जिस पोजीशन में ये एलिमेंट है SMR, ये जो एलिमेंट है, तो इसकी पोजीशन क्या है, इसका सबस्क्रिप्ट क्या है, MR, इससे एक स्थान आगे वाला अगर एलिमेंट चुनूं, अर्थात MR+1, जिसको मैंने P1 नाम कह दिया, इसका मतलब SP1 इज नॉट अ पिक, ये पिक नहीं है, क्योंकि यही अंतिम पिक है, तो ये पिक नहीं है। अब ये पिक नहीं है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर ये पिक नहीं है, देखो क्या लिखा अपन ने, देयर एग्जिस्ट P2 इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए ये पिक होता, थोड़ी देर के लिए मान लो SP1 पिक होता, तो इसका मतलब क्या है, SP1 अगर पिक होता तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद आने वाले सारे के सारे टर्म्स उससे छोटे या बराबर होते, कोई भी टर्म उससे बड़ा नहीं होता। परंतु SP1 पिक नहीं है, इसका मतलब उसके बाद आने वाले टर्म्स में से कम एक टर्म तुमको ऐसा मिलेगा जो कि इस SP1 से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि SP1 पिक नहीं है,
पिक होता तो सारे आने वाले उसके बाद आने वाले सारे टर्म्स उससे छोटे या बराबर होते, उससे बड़ा कोई नहीं होता। किंतु sp1 पिक नहीं है, मतलब उसके बाद आने वाले सभी पदों में से कम एक आध पद तो ऐसा मिलेगा जो इस sp1 से भी बड़ा हो जाएगा। मान लो वो पद कौन है, sp2 है, अर्थात उसका जो सबस्क्रिप्ट है p2 जो कि p1 के बाद आ रहा है, अर्थात p1 से बड़ा है। इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि sp2 sp1 से बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, सिंस sp2 इज नॉट अ पिक, यहाँ पे इस तरीके से मैं लिखता हूं, है ना भाई, क्यों? क्योंकि एसएमआर जो है ना वही अंतिम पिक है, एसएमआर इज द लीस्ट पिक, क्योंकि एसएमआर आखिरी पिक है और वो सबसे छोटा पिक है और उसके बाद और कोई पिक नहीं मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, तो sp2 ये पिक नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि जो अंतिम पिक था वही एसएमआर है, तो इसके बाद कोई टर्म पिक नहीं है। तो जैसे sp1 पिक नहीं है तो उसके बाद हमको sp2 एक ऐसा मिला जो sp1 से भी बड़ा है। अब sp2 भी पिक नहीं है, sp2 भी पिक नहीं, अगर sp2 पिक होता बाई चांस तो क्या होता, उसके बाद आने वाले सारे टर्म्स उससे छोटे बराबर होते, कोई भी उससे बड़ा नहीं होता। किंतु sp2 ये भी तो पिक नहीं है, इसका मतलब इसके बाद आने वाले पदों में से कम एक ऐसा पद अवश्य मिलेगा जो इस sp2 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो मान लीजिए उसका सबस्क्रिप्ट कौन है, p3 है, और वो इस प्रकार अस्तित्व में अवश्य होगा कि sp3 sp2 से बड़ा होगा। इसी प्रक्रम को, इसी प्रोसेस को आप जारी करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, sp1 sp2 sp3 इस टाइप से आपको एक सीक्वेंस मिलेगा जो कि इस sn का सब सीक्वेंस रहेगा। और कैसा सब सीक्वेंस रहेगा आप देख लो, sp2 sp1 से बड़ा है, sp3 sp2 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे बढ़ता हुआ सब सीक्वेंस मिल रहा है इस तरीके से। तो हमने नीचे लिखा है कि sp k such that k belongs to n is an increasing subsequence of sn, है ना भाई, इसको सब सीक्वेंस लिख देंगे, सब सीक्वेंस ऐसा। ठीक, तो इस केस में हमें क्या मिला, दिए हुए सीक्वेंस एसएन का एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिला, और इस केस में क्या मिल रहा था, दिए हुए सीक्वेंस का एक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल रहा है ना भाई, डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ये ऐसा। कब डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस मिल रहा है, जब हमने ये माना कि सीक्वेंस में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पिक्स हैं, और जब सीक्वेंस में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पिक्स है तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये थ्योरम कंप्लीट होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, रीमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, और फिर बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। तो इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो जरूर देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।